हेलो क्लास। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और हमारा जो अब का टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इससे पहले जो चैप्टर हैं चैप्टर 3 और 4 ये आपके थियोरेटिकल है और ये आपको खुद से करना है। मैं करवा सकता हूँ इसमें, लेकिन इसमें क्या है ना, आपका जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका जो ये प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में यही सब आने वाला है। थ्योरी बहुत कम आएगी, अकाउंट्स में थ्योरी ज़्यादा होती नहीं है। तो इसलिए मैं आपका चाहता हूँ कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय मिल जाए और आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान दे पाएँ और आप अकाउंट्स की तरफ से फ्री हो जाए। तो आपका ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लेंगे खुद से भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, वैसे तो कुछ है नहीं। चैप्टर 4 तो मैं अभी बता सकता हूँ। चैप्टर 4 में आपके दो टॉपिक हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों हैं आपके चैप्टर 4 में। तो इसमें होता है जितने भी आपके कैश रिलेटेड, जितने भी आपके कैश रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी ओनली कैश, ओनली कैश। और इसमें आपके होता है जितने भी क्रेडिट। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। जितनी भी आपकी अकाउंटिंग होती है जो कैश से रिलेटेड नहीं होती, वो सारी आपकी एक्रूअल बेसिस में जाती है। और जितनी भी आपकी अकाउंटिंग होती है जो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही होती है, वो कैश अकाउंटिंग में जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक चैप्टर 4 का। और ये चैप्टर 4 आपका ख़त्म। बाकी आप जितना उसको सेल्फ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 3 में भी कुछ है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़िए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। बुक में दे रखा है लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके वैसे सिलेबस में वो नहीं है। एग्ज़ाम्स में वो नहीं आने वाला आपके, ना ही 11th में ना ही 12th में। तो आप सिर्फ अकाउंटिंग आई एफ आर एस आपका चैप्टर 3 में दे रखा है। चैप्टर 3 में ना एक टॉपिक है आई एफ आर एस, आप उससे पहले पहले का ही पढ़िएगा, उसके बाद का आई एफ आर एस को मत पढ़िएगा। आई एफ आर एस से पहले पहले का जितने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स ये सब दे रखे हैं। जितने भी ये सब दे रखे हैं आप सिर्फ इन्हें पढ़ लीजिए, बस आपका बेड़ा पार है। वैसे तो ये थ्योरी आपकी आने नहीं वाली, थोड़े 1-2 मार्क्स में आ जाती है, 1 मार्क क्वेश्चंस में। तो अब आपको ये नहीं होगा कि मतलब इतना का इतना आपको ये रट के जाना है और आपको ये सब पूछ लिया, नहीं, अकाउंट्स में ये सब नहीं होता। आपको 1 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं कि ओनर्स इक्विटी क्या होती है या कैपिटल को और क्या बुलाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इसी में हम आगे आ जाते हैं। अब इस पुराने टॉपिक्स की बात ख़त्म करते हैं, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब आपका आ जाता है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे अच्छे से। ये आपको समझ में आ गया ना, तो अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी, आपको कभी फिर अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता दूं, वैसे तो ये आपका अभी टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपका आएगा चैप्टर 6 में, ये वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर 5 ही समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि चैप्टर 5 हमें पहले करना है। तो ये है हमारा मॉडर्न अप्रोच।
ठीक है। दो अप्रोच होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है मॉडर्न। ठीक है। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो मॉडर्न अप्रोच के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू नहीं पढ़ाने वाला। इस बात को आप जान लीजिए। मोस्टली क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाते हैं, पर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं जाता, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल होती है समझने में और करने में। अकाउंट्स को याद रखने में ये सबसे आसान होती है। ठीक है। तो मैं आपको इसके थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, इसके थ्रू नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको ये बता दूंगा ये क्या होती है, कैसे है सब कुछ, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप कर सकें, लेकिन मैं इसके थ्रू नहीं पढ़ाने वाला। तो अब हम जानते हैं मॉडर्न अप्रोच को कि काम कैसे करती है। ठीक है। तो अब हम आते हैं, तो एक मैं चार्ट बनाता हूँ आपको। एक चार्ट है, मैं बना के बताता हूँ आपको। कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी। ठीक है। और एसेट्स, एक्सपेंसेस। ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैपिटल, वो जो हम बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इनकम, जो हमारी बिज़नेस में सेल्स होती है वो। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम हमारी होती है, जितने भी हमारे रेवेन्यू अर्न होता है, सेल होती है, उसमें से जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो सब माइनस होने के बाद हमारी इनकम आती है। फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी बिज़नेस के ऊपर जितने भी लोन्स, क्रेडिट्स ये सब चल रहे होते हैं, क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब हमारे चलते हैं। कैपिटल भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी ही होती है। फिर हमारे एसेट्स, वो सारी चीज़ें जो हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, वो सारे हमारे एसेट्स हो गए। एक्सपेंसेस यानी कि हमारे सारे खर्चे। ठीक है। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको इसके थ्रू नहीं बताने वाला, मैं चैप्टर का यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाने वाला इसके थ्रू। मैं आपको बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये इंक्रीज़ का साइन है। ठीक है। और लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये साइन बना दिया मैंने डिक्रीज़ का। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि जब हमारा कैपिटल बढ़ेगा ना, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। जब हमारा
कैपिटल कम होगा तो हम उसे डेबिट साइड नोट करेंगे। जब हमारी इनकम बढ़ेगी ना तो हम उसे क्रेडिट साइड नोट करेंगे। जब हमारी इनकम घटेगी तो हम उसे डेबिट साइड नोट करेंगे। यानी कि अभी मैं इसको समझाऊंगा सबको। लायबिलिटी जब हमारी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे। जब लायबिलिटी कम होगी तो हम उसे डेबिट साइड नोट करेंगे। जब हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो हम उसे डेबिट साइड नोट करेंगे। जब हमारे एसेट घटेंगे तो हम उसे क्रेडिट साइड नोट करेंगे। जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हम उसे डेबिट साइड नोट करेंगे। जब हमारे एक्सपेंसेस घटेंगे तो हम उसे क्रेडिट साइड नोट करेंगे। तो ये आपका रूल है मॉडर्न अप्रोच का, ये आप नोट कर लेना। ये आप मस्ट राइट एंड मस्ट राइट एंड रिमेंबर, ठीक है। ये आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लो, इसको दिमाग में डाल लो। और दिमाग में डालने का मतलब ये नहीं है कि भाई इसको रट लो, रटना बिल्कुल मत। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स में रटने का सिस्टम ही नहीं है। आपको जो भी चीज़ें करनी है, खासकर आपको अकाउंट्स में तो समझ के ही करनी है। इवन मैं तो कहूँगा सारे सब्जेक्ट्स में आप समझ के करिए तो ही आप टॉप कर पाएंगे। मैंने अपने कॉमर्स की एंटायर 11th में कभी भी बुक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी। अपने घर पे मैं जितना भी अपनी क्लासेस में पढ़कर आता था मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा, लेकिन स्टिल मैंने हमेशा स्कूल टॉप किया जस्ट बिकॉज कि मेरा जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत क्लियर रहे हैं स्टार्टिंग से। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ये मॉडर्न अप्रोच का तरीका है, ये आप मार्क कर लो और आप जो है इसका एसेस ले लेना या फिर इसको लिख लो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया आपको उतना समझ लीजिए आप। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिगिनस विद एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस क्या कह रही है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें राकेश का एग्जांपल दे रहे हैं कि राकेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और हमें उसकी ट्रांजैक्शंस जो है वो फॉलो करनी है। तो राकेश ने 20,000 के साथ जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। 20,000 कैश, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो मतलब कैश, या तो आप बैंक कर सकते हैं या तो कैश, दोनों ही आपका सही रहेगा, दोनों को गलत नहीं कर सकता कोई। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप कैश लिखेंगे या फिर बैंक। एसेट का नाम नहीं दे रखा इसलिए एसेट्स आप और कुछ नहीं लिख सकते एक्सेप्ट कैश और बैंक। अगर एसेट दे रखा है, मान लीजिए फर्नीचर दे रखा है, मान लीजिए कार दे रखा है, यस वगैरह वगैरह, तो आप वही लिखेंगे। लेकिन अगर आपको एसेट का नाम नहीं दे रखा तो आप एसेट को कैश या फिर बैंक ही डिनोट करेंगे अपनी एंट्रीज़ में, ठीक। अब उसने 20,000 के साथ कैश कर दिया। चलो हम इसको अलग बनाते हैं, यहाँ पे नहीं। आप सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट समझ लो। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारी क्या हुआ है एंट्री में। जैसे
बिज़नेस कमेंट हुआ है, तो बिज़नेस कमेंस हुआ है कैश के साथ। कैश ही लिखते हैं, अभी आप कैश से ही समझिए, बैंक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एसेट्स का नाम भी देंगे, हमें सबके नाम देने पड़ेंगे यहाँ ऊपर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा वो रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, कैश के नीचे हम लिखेंगे 20,000। यहाँ पे आप ऐसे आप कहीं पे ये लिख सकते हैं कि ये इन रुपीज़ है, ये लिखना आपको ज़रूरी है। मैं बस बोलूँ तो आप इसे हैबिट में लगा लीजिए कि आप ये सारी चीज़ें तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आप जितनी अच्छी हैबिट्स बनाते जाएंगे ना अकाउंट्स में और कॉमर्स में, वो आपको आगे बोर्ड्स में ही फ़ायदा देंगी। दूसरी बात, मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ करिए, क्योंकि आपको स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ना ही आपको बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो आप जितनी भी बड़ी एंट्री आएगी आपको खुद से ही सॉल्व करनी पड़ेगी, और खुद से सॉल्व करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी। तो अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जाके फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। 12th निकल जाए उसके बाद आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की काफ़ी जगहों पे अलाउंस होगी, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन 12th तक प्लीज़ मत करिएगा। तो इसने 12th अपना कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, $20,000 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है नीचे लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये हो जाएगा ना, इससे अलग और कोई इस फर्स्ट उसमें वो कोई नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे फिर न्यू इक्वेशन करके, और मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने टाइम पे फुल फॉर्म में ही लिखा था पूरा सब कुछ, तो आपको भी फुल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आप 11th में क्लियर कर जाओ ये सब करके, लेकिन बोर्ड्स में आपका टीचर आपका दोस्त नहीं होगा, इसलिए वो मार्क्स काट लेगा। तो आप ये सब चीज़ें हैबिट में बना लो कि जर्नल में नरेशन देनी है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, सारी चीज़ें फुल फॉर्म में करनी है। जब आपका जो टोटल होता है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद डबल डैश डालना है, डबल डैश, सिंगल डैश नहीं, डबल डैश डालना है। ये सब चीज़ें अपनी हैबिट में बना लीजिए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आगे। तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो करके और नीचे टोटल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है टोटल करके हम फिर यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाते हैं। नीचे न्यू इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे हम जो है वो टैली कर लेते हैं सब कुछ, फिर उसके बाद न्यू इक्वेशन करके जितना भी हमारा प्लस होता है वो सब हम नीचे उतार देते हैं, सेम एज इट इज़।
फिर यहाँ पे जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लिख के, फिर यहाँ पे लिख के, जहाँ पे भी जितनी जितनी होती है, फिर ऐसे टोटल करके। अगर माइनस होता है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस होता है तो हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला, जब हमने इसमें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होने के बाद हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी तो उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, ये हमारी फर्स्ट वाली हो गई, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये सेकेंड हमारी नेक्स्ट एंट्री हुई, परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, परचेज्ड फर्नीचर। कैश में लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ परचेज फर्नीचर ही लिख दिया। तो हम यहाँ पे एक एसेट बढ़ाएंगे, फर्नीचर। तो यहाँ पे हम डैश डालेंगे, प्लस जो है, ठीक है, हमारा फर्नीचर से प्लस होगा, वैसे तो डैश नहीं डालेंगे हम क्योंकि हमारा कैश में ख़रीदा गया ना। तो हम -500 कर देंगे और यहाँ +500 कर देंगे। तो यही हमारी एंट्री होगी और यहाँ हमारा ये इक्वल्स टू चल ही रहा है, तो ये हमारा नीचे उतर जाएगा ऐसे। फिर हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन, फिर हम यहाँ पे 19,500 और +500 और +20,000। अब आप समझिए, देखिए 19,500, इसे और इसे प्लस कर दो तो 20,000 ही बैठेगा, ठीक है। तो यही हमारा होता है डबल एंट्री बुक सिस्टम में, हमारा हमेशा हमेशा पूरा कंप्लीट वो आता है। अब चलते हैं थर्ड एंट्री पे, परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। अब हम एक और वो बढ़ा देंगे, स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे थर्ड परचेज गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1,000, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे। ये डैश है, ठीक है, कुछ और मत सब माइनस का साइन मत समझ लेना, डैश है, ये खाली जगह है। फिर हम, वैसे तो डैश नहीं डाला जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे प्लस का साइन वो ज़ीरो डालते हैं, ठीक है। डैश नहीं डालते कभी, ज़ीरो डालते हैं हमेशा, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ही प्लस हो रहा है ना, तभी तो बैलेंस ही वो आएगा। लेकिन डैश भी डाल देते हैं कई बार, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ज़ीरो की आदत बनाइए, हमेशा परफेक्शन के साथ चलिए।
अपने अकाउंट्स को और एंट्रीज़ को हमेशा ऐसे लेके चलना कि आपको रीचेक करने की कभी दोबारा ज़रूरत ना पड़े। हमेशा वन गो में ही वो परफेक्ट बने, और आप अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो इतने कॉन्फिडेंस से हो ना कि क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, हमारे आंसर में नहीं। ये मेरा एटीट्यूड होता था अपने टीचर्स के लिए कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो क्वेश्चन में हुई होगी, मेरे आंसर में कोई गलती नहीं हो सकती। ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते थे इसे, लेकिन मेरा अकाउंट्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो मेरा खुद पे भरोसा था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो मैं जानता था कि अगर कहीं गलती हुई होगी तो अकाउंट्स में मेरे आंसर में गलती नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ होगी, और जो कि हमेशा सच ही हुआ है। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉक में फिर इसे 1000 प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे 0, और फिर हम सेम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर न्यू इक्वेशन, फिर हमारा यहाँ पे 18,500, फिर यहाँ पे जो है 500, फिर 1000, और यहाँ पे नो इफ़ेक्ट। अभी तक सब कुछ टैली हो गया, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं, परचेज गुड्स फॉर 2000 क्रेडिट। अब चलो ऊपर, यहाँ क्रेडिट में एक नया वो बनाओ, लायबिलिटी क्रेडिटर, इसे बढ़ाओ, यहाँ पे 4th वो डालो, ठीक है। इसमें लगाओ परचेज्ड गुड्स। गुड्स के आगे क्रेडिट लिखना ज़रूरी नहीं है, कैश लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एंट्री में दिख ही जाएंगी, ठीक है। टीचर एंट्री में देख ही लेगा। नरेशन डालनी चाहिए, लेकिन पूरी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नरेशन ही डाल दो। एक ऐसी नरेशन डालो कि पता चले कि हुआ क्या है, तो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान जाएगा। परचेज गुड्स, क्योंकि नाम नहीं दिया, सिर्फ क्रेडिट लिखा है, तो हम अगर नाम दिया होता परचेज गुड्स फ्रॉम डैश 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 डाल सकते थे, XYZ ABCD, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें नाम नहीं दे रखा। तो फिर हम यहाँ पे परचेज गुड्स, कैश में नहीं है तो कैश में नो एंट्री, फर्नीचर में नो एंट्री, स्टॉक में 2000 प्लस होंगे, ठीक है। फिर हमारे क्रेडिट इसमें कैपिटल में नो एंट्री, और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारी आगे ये प्रोसीड हो जाएगी, फिर न्यू इक्वेशन बनेगी। फिर ये 18,500, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, 18,500 हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, 500 हमारा, फिर यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे 2,000 के साथ जो है वो कैपिटल की एंट्री होगी अब, ठीक है। अब 5th पे आते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। अब इसकी एंट्री सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझ में आए। वैसे तो ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है ये, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके लिए अकाउंट्स न्यू हैं, आपको समझना है ये। तो 5th वाला गुड्स सोल्ड, हमारे गुड्स यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि हमारे गुड्स कैश में बिके हैं या क्रेडिट में बिके हैं, नहीं, हाँ क्रेडिट दे रखा है यहाँ पे। कैश अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता तो मतलब हमारे कैश में गए हैं। अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है या फिर किसी का नाम लिखा होता तो हमारा क्रेडिट माना जाता, लेकिन अगर नाम लिख के लिख दिया है कि इससे हमने कैश पे ख़रीदा,
तो फिर कैश ही माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ कैश नहीं लिखा तो हमारा वो क्रेडिट है। और अगर क्रेडिट लिखा है और नाम नहीं दे रखा तो फिर हम उसे मेंशन नहीं करेंगे, हम उसे क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, सीधी एंट्री हम क्रेडिटर की डाल देंगे। हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो हम एक नया एसेट बनाएंगे, डेटर। ठीक है, अब समझना इसको कैसे। कैश की नो एंट्री, फर्नीचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टॉक से हमारा 2,500 के गुड्स गए हैं। ठीक है, 2,500 के, 4,000 के नहीं, 4,000 के गए हैं, 2,500 के बेचे हैं, 4,000 के बेचे हैं, 2,500 के गुड्स। ठीक है, 2,500 के गुड्स थे, 4,000 में बेचे हैं, यानी कि हमारा 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो वो 1,500 रुपये हमारे स्टॉक से नहीं कटेंगे। अब हमारा डेटर कितने से राइज होगा? 2,500 का हमारा इसमें से माइनस हुआ, यहाँ पे 4,000 हमारे बैलेंस हैं, यहाँ प्लस हुए। अब 1,500 रुपये हमारे इसमें जाएंगे, प्लस इसमें नो एंट्री। अब देखना, अभी भी अगर हम इसे करेंगे ना तो हमारा सेम ही आएगा सब। 18,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 21,500 प्लस 2,000। ठीक है, अब देखो आप, अब हम इसे टैली करते हैं। 18,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000, यह हमारा टोटल आया 23,500। अब यहाँ का टोटल आएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 23,500। टोटल आ गया, सेम आया, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यानी कि हमारा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो गया। हमारा जो एसेट साइड है वो लायबिलिटी साइड के इक्वल आ गया, और यानी कि हमारी बैलेंस शीट एकदम करेक्ट चल रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट ही होती है, बस बैलेंस शीट का एक तरीका होता है अलग। अब इसे समझना, ये समझ में आया आपको कि हमारा यहाँ हुआ क्या? गुड सेल करा क्रेडिट पे, 4,000 के गुड, 2,500 के गुड्स थे, 4,000 के बेचे। ये देखो यहाँ पे 4,000 के गुड बेचे, 2,500 के गुड्स, तो जो प्रॉफिट आया 1,500 रुपये वो हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस होता है और लॉस हमारा कैपिटल से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये देखो क्या एंट्री हुई है, ये 18,000, ये 18,000 में कोई इफेक्ट नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। ये 3,000 में से 2,500 गए, 4,000 का नया डेटर वो बना, और 1,500 रुपये यहाँ पे ये जो है प्लस हो गए ये वाले, और 21,500, 21,500, 2,000, 2,000, 18,500, 500, 4,000, 18,500, 500, 4,000। ठीक है, सेम हो गया। पेड 1,000 फॉर रेंट एंड 5,000 फॉर सैलरीज। अब इसे सुनना ध्यान से, यह अलग है, ट्रिकी है थोड़ा।
हम्म, अब हमारा जो है हम बनाएंगे सिक्स्थ वाले की पेड रेंट ठीक है। तो यहाँ पे कैश में से हमारा रेंट और सैलरीज दोनों को प्लस करके 6,000 कैश में से माइनस कर दो, प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे -6,000 प्लस ज़ीरो, और यहाँ पे न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो गया 12,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस इक्वल्स टू हमारा ये हो गया 21 में से 6 चले गए ना, तो ये हमारा हो गया 15,500। ठीक है, प्लस 2,000। अब आप इसे बराबर करके देख लो, ये दोनों बराबर बैठेंगे। 12,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000, ये हो गया हमारा 17,500, और ये भी हमारा सामने 17,500। ठीक है, अब दूसरी एंट्री, सेवेंथ एंट्री, राकेश विड्रॉज 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अगर कुछ नहीं दे रखा कि उसने क्या विड्रॉ किया है तो हम उसे कैश मानेंगे। ठीक है, तो राकेश ने विड्रॉ करे तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स यहाँ पे मैं ड्राइंग लिख रहा हूँ लेकिन जगह नहीं है, आप ड्राइंग्स समझिएगा इसे। ड्राइंग्स राकेश ने विड्रॉ करे कितने, 2,000। ठीक है, तो सेवेंथ एंट्री, यहाँ 10,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 13,500 प्लस 2,000। ठीक है, तो अभी भी आप इसे टोटल करेंगे तो ये उतना ही बैठेगा, 15,500 15,500। ठीक है, अब दूसरे उस पर आ जाते हैं, ख़त्म। अब हमारा ख़त्म, अब बैलेंस शीट पे आते हैं। अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, अब हम टोटल हमारे वो देखते हैं। ऊपर बनाता हूँ मैं बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये हमारा एसेट साइड हो गया, ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई।
स्ट्रेट नहीं हो रही। मैं स्केल लेकर आया अभी 2 मिनट। ओह, इसमें भी स्केल का ऑप्शन है, वाह। तो इसे घुमाऊँ कैसे, घुमाऊँ कैसे मैं इसे? हटाओ इसे, हम अपने नॉर्मल देसी स्केल से वो बनाएंगे लाइंस। ये बढ़िया लाइन खींची अभी। स्केल के ऊपर भी चल रहा है, बताओ। तो ये हमारी थोड़ी सी हार्ड वर्क के साथ लाइन बन गई है। अब हम यहाँ पे बस डाल लेते हैं अपना लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट मैंने रुपीज़ से डिनोट कर दिया, लेकिन आप लोग अमाउंट लिखोगे पूरा बाकायदा, ठीक है? आप लोग ऐसे कंजूसी नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है और लेकिन आप लोगों को करना है। तो इसलिए अब हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। हमारी लायबिलिटीज़ हैं सिर्फ 2, ठीक है? एक हमारा कैपिटल और एक हमारा क्रेडिटर। अब इसकी बैलेंस शीट में देखना आप लोग, ये सारे हमारे अमाउंट हैं। अब हमारे एसेट्स लिख लेते हैं हम। ये सही तरीका नहीं है, ठीक है? मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे ये सही तरीका नहीं है बैलेंस शीट बनाने का। आप लोग लिख कर बाकायदा सबके अमाउंट डालते हुए जाओगे, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं समझा रहा हूँ आपको और यहाँ पे स्पेस भी कंजस्टेड है, इसलिए हमारा कैश रहेगा स्टॉक। ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारा स्टॉक, हमारा स्टॉक कितना रह गया था? शायद 500 था ना। डेटर्स, आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, किस फॉर्मेट में बनानी है, ये सब भी आपको 12th में बताया जाएगा। अभी तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन 12th में एकदम फॉर्मेट बताया जाएगा। मतलब कैसे भी नहीं, अभी भी थोड़े बहुत तरीके हैं, जैसे कैपिटल पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल तरीके से कि पहले किस तरह का एसेट लिखा जाएगा, फिर किस तरह का एसेट लिखा जाएगा, फिर किस तरह का एसेट लिखा जाएगा, पहले किस तरह की लायबिलिटी लिखी जाएगी, फिर किस तरह की लायबिलिटी लिखी जाएगी। ये सब, ये सारी बातें आपकी जो हैं वो बताई जाएगी आपको 12th में। तो सबसे पहले हमारा डेटर लिख देते हैं। हमारा अमाउंट 4000, ये 500, इस पर कॉमन लगेगा, पूरा ही चला गया। हाँ,
तो अब हमारा दूसरा एसेट कैश ले लेते हैं, हमें तो बस लेना है इसको। ये हमारा था 10,500। अब आ जाते हैं फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर भी हमारा था 500 ही। और कोशिश करना आप इनका ना सिमेट्री मेंटेन करके रखें, इनका जो ये अलाइनमेंट है ना ये सही रहे, ताकि आपको जो है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ज़ीरो से ज़ीरो, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, पर ये हो जाएगा, और ये और फिर ऐसे, मतलब लेकिन समझ रहे हो ना आप, अलाइनमेंट जो है वो सही से करके रखना, ताकि आपको कैलकुलेशन में फ़ास्ट कैलकुलेशन हो जाए। ये मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आपकी फ़ास्ट कैलकुलेशन ऐसे होगी कि मतलब पहले 10,000 अगर आप लिख रहे हो तो उसके नीचे यहाँ पे अगर आपको 500 लिखना है तो ज़ीरो के नीचे ज़ीरो ऐसे, और अगर आपको फिर जो है 1 लाख लिखना है तो ऐसे ज़ीरो फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो। इससे क्या है कि आप वहीं के वहीं ना फटाफट सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ये एसेट्स तो हमारे हो गए। अब कैपिटल में, कैपिटल था हमारा, जब हमारा कैपिटल ड्राइंग्स में से माइनस हुआ, जब हमारे कैपिटल में प्लस हुए थे, हाँ 6,000 हमारे कैपिटल में से माइनस हुए थे जब हमने रेंट वगैरह दे दिया, फिर हमारे इतने बचे थे। फिर इतने बचने के बाद हमारे लास्ट में, आप चाहो तो कैपिटल डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इससे, जैसे कि बुक में दे रखा है यहाँ पे, ये इसकी एंट्री करके आप ये भी कर सकते हो, पर दोनों ही सही है, दोनों ही कर सकते हो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एंड ऑफ द डे यहाँ पे तो कैपिटल टैली कर ही रखा है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कैपिटल 1500 और हमारा ये 2,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप इसको देख लीजिए टोटल करके। देखो, इस डैश की मैं बात कर रहा था कि डबल डैश होना चाहिए ना अमाउंट के बाद, यहाँ पे डबल डैश, जब भी आप कोई भी टोटल करें तो उसके बाद यहाँ पे टोटल करने के बाद डबल डैश डालना है आपको। अब ये हमारा हो गया 15,500। ठीक है, और ये हमारा हो गया 000,000,555, यानी कि ये हमारा हो गया 5, और यहाँ 1, और ये 5 और ये 1, यानी कि 15,500। और ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ये हमारी क्लास की सबसे पहली बैलेंस शीट थी जो हमने बनाई और मैच करी 1 गो में। आपको ऐसे ही अपनी बैलेंस शीट बनानी है, प्रिपेयर करनी है और मैच करवानी है। ठीक है, ये हमारा रहा एक क्लास का। अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसको और अच्छे से करेंगे और इसके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका ये चैप्टर बहुत आसान है, आप बस इस चीज़ को रिवाइज़ करिए और ध्यान से पढ़िए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके अकाउंट्स की कर लेना। मैंने भी अपने टाइम पे 4 बुक सॉल्व करी थी अकाउंट्स की जब मैं 11th में था, इसलिए मुझे फिर कभी भी अकाउंट्स के एग्ज़ाम में ना ही एंग्जाइटी हुई ना स्ट्रेस हुआ। ये सब बेकार की चीज़ें लगती थी मुझे जब कोई कहता था कि अकाउंट्स के पेपर है, टफ़ है। नहीं, टफ़ नहीं है। अगर आपको अकाउंट समझ में आ जाए तो अकाउंट से इजी कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी है अकाउंट्स। बस सही समझने वाला और सही समझाने वाला, ये 2 लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थैंक यू ऑल। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नहीं, लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा मैं। आपको क्लास पसंद आई तो आप खुद करो, नहीं पसंद आई तो मत करो। मेरा मोटिव सिर्फ आप तक नॉलेज पहुँचाना है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा, समझ आया तो
लाइक सब्सक्राइब कर देना, और क्लासेस आती रहेंगी। इस क्लास में मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरी बैक में पेन हो रहा था और मुझे चोट भी लग गई थी। बाकी कोई भी डाउट आता है कहीं भी किसी भी चीज़ में अभी तक जो पढ़ाया, या इससे भी अलग कोई अकाउंट्स में डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या मुझे पर्सनली रीच करना हो तो मैंने अपना इंस्टा हैंडल दे रखा है, वो आप रीच कर सकते हो। और क्लासेस में देखते हैं, हो सकता है कि मैं कोई और वे भी निकालूं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए, एक लाइव क्लास भी रखें, तो आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स ला सकते हैं। तो बस focus on your studies and all the very best for your entire commerce. Thank you.